सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष तथ्यात्मक विषय है। कभी कभी ज्योतिष के फलादेश में भूल हो जाती है, और वो भूल कब होती है? वह राशियों के ना जानने से भी भूल होती है। किसी भी तथ्य को समझने के लिए उसे प्रैक्टिकल रूप दिया जाए। अब हमारे सामने एक चार्ट है। ये हमने वैसे मेष लग्न का चार्ट लिया हुआ है। ये चार्ट काल पुरुष की कुंडली में प्रायः आपको मिल जाता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी की मेष लग्न की ही कुंडली हो, वो तो समयानुसार भिन्न भिन्न लग्नें परिवर्तित होती रहती हैं। किंतु यहां हमें समझना है, मेष लग्न के अनुसार मैंने प्रायः आपको फलादेश देने का प्रयत्न किया है। अब हम आपके सामने धन संबंधित एक चर्चा करेंगे कि भाई व्यक्ति के पास धन कितना है, आपका लग्न क्या है, ये तो आपको देखना होगा। हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं धन की। मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है और यहां पर धनेश, आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। ये धनेश का विचार कैसे करेंगे, इसे समझना होगा। यहां पर द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह बैठ सकता है, कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन आपका धनेश कौन है यह आपको देखना है। अगर आपका धनेश पापी ग्रहों से या दुख स्थानों के ग्रहों से ग्रसित होगा तो आप चाहे सिर पटक कर मर जाएं, लेकिन आप धन संग्रह नहीं कर पाएंगे। और धन संग्रह नहीं कर पाएंगे, उसके कई कारण हो सकते हैं। आपकी क्रियाशैली भिन्न हो सकती है। मान लीजिए आपको भाई से फायदा है और धनेश आपका भाई के घर में बैठा है, परंतु आप प्रयास क्या कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में जाकर धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धन दे दो, लेकिन ज्योतिषीय गणना अनुसार आपने अपने धनेश की अवस्था नहीं देखी, तो फिर फल कैसे मिलेगा भाई? अब आपने अपने धनेश को देखना है कि धनेश आपका किन मार्गों से आपको धन अर्जित करवाएगा, है ना? प्रैक्टिकल बात। तो यहां पर आपकी कुंडली में क्या है मैं पहले बता चुका हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं। अब ये धनेश किन अवस्थाओं में आपके पास धन नहीं देगा, पहले उसे समझते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि किन मार्गों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अब यहां से हमने शुक्र ग्रह को ले लिया। ये शुक्र ग्रह यदि आपका लग्न में बैठ जाए, ये लग्न है मेष, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी आदमी से, किसी भी संबंधी से, बाहरी संबंधी से धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी? चूंकि लग्न स्वयं व्यक्ति का व्यक्तित्व है, लग्न स्वयं वह व्यक्ति है जिसकी कुंडली है। तो जब धन का स्वामी लग्न में विस्थापित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व धनाढ्यता को लेकर के रहता है। अर्थात वह व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने जुगाड़ से बहुत धन कमा करके अपने व्यक्तित्व को निखारेगा, उसे किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। वो बात अलग की है कि यदि धनेश और लग्नेश दोनों शत्रु हो जाए तो शत्रु भाव में बैठ करके धन अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो कब आपके पास धन नहीं होगा? व्यक्तित्व की बात तो मैंने कर ली। दूसरा भाव आपका कुटुंब है,
मतलब फैमिली है। तो फैमिली में आप प्रेम नहीं रखते और फैमिली का स्वामी लग्न में बैठा है, तो कहता है यह धनेश कि आप अपनी फैमिली का ध्यान करें, अपने परिवार के मार्ग के द्वारा, अपने परिवारजनों के सलाह के द्वारा आपको धन मिलेगा। अगर धनेश लग्न में बैठा होगा तो आपका व्यक्तित्व अपने परिवार में रह करके निखरेगा, ना कि आप कहीं बाहर जाकर के निखारेंगे। एक बात और हम कहते हैं, अब इसी को समझना है। यदि आपके धन का मालिक यह धनेश हो गया, यह बैठ जाए 12वें घर में। 12वां घर क्या है? 12वां घर खर्चा है, व्यय है, दान है, हानि है और बहुत कुछ है। 12वां भाव। अब धनेश यदि किसी व्यक्ति का 12वें घर में बैठा है तो उस व्यक्ति को धन अपने परिवार कुटुंब के मार्ग बताए हुए रास्तों से नहीं होगा। मतलब अगर आपकी फैमिली आपको बताती है कुछ तो आपको धन का फायदा नहीं होगा। एक सेकंड आपको समझाते हैं। तो अब हमें करना क्या है? इस धनेश को यहां पर बैठा होने पर हम अपने परिवार में रहकर धन ना प्राप्त कर सकेंगे तो क्या परिवार वालों के साथ हमें संबंध तोड़ देना चाहिए? नहीं। परिवार जनों को सुख पहुंचाने की अवस्था है ये कि आप विदेश में प्रवास में रह करके अपने परिवार जनों को कमा करके खिला सकते हैं, यदि यहां का स्वामी और यहां का स्वामी शुभ है तो। यदि यहां के स्वामी के साथ यहां के स्वामी की शत्रुता है तो आप अपने परिवारजनों को, कुटुंबियों को धन कमाकर नहीं देंगे। अपने धन को अपनी मर्जी से आप चलाएंगे, कमाएंगे, उड़ाएंगे, पर बचा नहीं पाएंगे। लिहाजा परिवार आपका दुश्मन बन जाएगा, आपकी आलोचना करेगा, क्योंकि यह कुटुंब है। अब इसी भांति से हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि भाई धन कब नहीं होगा, क्योंकि हमारा मूल विषय यही है। 8वें भाव का स्वामी और यहां लग्न का स्वामी एक ही तो है, तो यहां पर वह धारा, वह बात, वह सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश भी है। किंतु यदि अष्टमेश, इसके भिन्न अगर कोई लग्न हो तो अष्टमेश और धनेश की युति कहीं हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को विचारना है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी हमेशा त्रिक भावेश होता है। और अक्सर हम त्रिक भाव पर काफी कुछ कह चुके हैं आपसे। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल जो हमें दिनचर्या में प्रयोग करना होता है। भाई परिवारजनों के साथ रहना है, कुटुंब और अपने धरातल पर अपने संबंधियों के साथ रहना है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने घर में रहना है, तो हम अमेरिका की बात क्यों करें? तो हमें अमेरिका की बात नहीं करके हमें अपने मूल रूप से दैनिक दिनचर्या से संबंधित विषयों की तरफ चलना है। तो यदि आपका धनेश अष्टम बैठा होगा या अष्टमेश धन के साथ, धनेश के साथ कहीं बैठा होगा तो आपके पास दौलत ज्यादा रहेगी नहीं, बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। अब यदि धनेश और अष्टमेश दोनों एक साथ बैठे हों लेकिन उस पर आयेश की दृष्टि पड़ जाए तो आपके पास धन का आगमन खूब होगा, फिर भी आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टमेश की युति हो गई। दूसरा, तीसरी बात चलते, मैंने द्वादश भाव यानी 12वें भाव व्यय भाव के स्वामी की चर्चा कर ली। व्यय भाव के स्वामी से और धन भाव के स्वामी के साथ कोई भी आपसी संयोग हो जाने पर भी आपके पास
धन आने के उपरांत भी टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। और प्रायः यह धनेश यदि नीच अथवा शत्रु राशि में होने पर 12वें घर में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ में व्यय करता है और किसी के सुख की परवाह उसे नहीं होगी यदि धनेश नीच का हो जाए द्वादशेश के साथ। परंतु यही धनेश इस अवस्था में जैसे अभी है, मान लो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और 12वें घर में मीन राशि है। यदि शुक्र मीन राशि में आप देखें तो उच्च का हो जाता है, परम उच्च का हो जाता है। तो अगर धनेश 12वें घर में चला गया अब, तो आप परम उच्च साधनों में अपने धन का व्यय करेंगे और अच्छे कामों में व्यय करेंगे, परिवार के हित में व्यय करेंगे, समाज के हित में व्यय करेंगे, यह बात निश्चित है। दान धर्म भी आप करेंगे क्योंकि धनेश आपका परम उच्च राशि में बैठ गया और साथ ही सप्तमेश भी है। तो अब आपकी पत्नी या आपका जीवन साथी, अगर पुरुष हैं आप तो स्त्री, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष, के आने पर आपके पास धन सुख, भोग सुख, बिस्तर का सुख, ये सब सुख आपको प्राप्त होंगे। 12वां घर बिस्तर का सुख है। कौन सा? भोग वाला। स्त्री पुरुष जन्य सुख की बात हम कर रहे हैं, तो वो सुख है। मान लीजिए हमेशा के लिए धनेश 12वें घर में हो जाए तब की बात भिन्न है, लेकिन यदि 12वें घर में शुक्र हो जाएगा तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी से परम अच्छा सुख मिलेगा। 6ठे भाव का स्वामी, तीसरी बात पर आते हैं, 6ठे भाव का स्वामी मान लीजिए धन भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठा हो। 6ठा भाव छोटे मामा और छोटी मौसी का है। तो प्रायः अगर 6ठे भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ युति करे, दृष्टि करे, योग बनाए, तो व्यक्ति अपने परिवार जनों के कारण ऋणी हो जाता है। उसके अपने परिवार जनों के साथ आपसी विचार भी नहीं मिलेंगे। वो सब कुछ अपने परिवार वालों के साथ अच्छा करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन कोई ना कोई बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु भाव है। अब इस व्यक्ति का किया कराया सारा मिथ्या हो जाता है जब धनेश, कुटुंबेश और 6ठे भाव का स्वामी षष्ठे से एक जगह बैठ जाए। तो आपने जितना अच्छा कर्म किया जिंदगी भर, वो अपने परिवार जनों के साथ कभी आपको अच्छा फल करने की अभिलाषा नहीं रखना है। ठीक है, अब इस बात को और आगे हम लेकर चलते हैं। पहले तो हमने बताया यदि धनेश आपका लग्न में बैठा है तो आप अपनी कला से, अपनी योग्यता से, मेहनत से, परिश्रम से धनाढ्य होंगे। आपका व्यक्तित्व बड़ा सरल सुलभ होगा, आपके बातचीत करने का लहजा बढ़िया होगा। यदि धनेश शुभ है लग्न में, तो लग्न में बैठने पर अशुभ धनेश व्यक्ति को पाखंडी, व्यभिचारी, आडंबर वाला बना देता है। व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य तथा बचपन, चूंकि दूसरा घर बचपन का सुख और दुख है, तो दूसरे भाव का स्वामी नीच हो जाए लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी नीचता के कारण एक तो सुंदर भी नहीं होगा, दूसरा उसकी बातें भी सुंदर नहीं होंगी, तीसरी वो व्यक्ति उल्टी सीधी हरकतें करेगा। लिहाजा इस व्यक्ति को अपने परिवारजनों से, अपने कुटुंबियों से, स्वयं से सुख नहीं होगा। बस व्यभिचार, पाखंड, झूठ, कपट का सहारा लेकर धनी बन सकता है, पर होगा नहीं अगर नीच का हो गया तो। अब देखिए, यदि धनेश कहीं धन भाव में ही बैठा हो और उसको शुभ ग्रह बैठे देखते हो, मान लीजिए उदाहरण के लिए यहां पर धनेश है शुक्र, सप्तमेश है शुक्र,
तो सप्तमेश और धनेश यदि धनेश में बैठेगा, धन में बैठेगा, तो एक तो उसके पास पैसा अपने विचार, अपने ज्ञान, योग्यता, वाणी के द्वारा आएगा। दूसरा, कहीं कर्म पर बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति देख रहा हो तो व्यक्ति के पास धन होगा, पिता के द्वारा भी उसका पिता उस व्यक्ति को अपूर्व धन देगा तथा वह व्यक्ति अपने पिता के माध्यम से उसका नाम प्रकाशित करेगा, क्योंकि दशम स्थान पिता है। चलिए हमारा अभिप्राय समझने का प्रयास करिएगा। हमने धन के ऊपर बात की है। अब धन कब नहीं होगा, यह यहां मुख्य रूप से मैंने चर्चा की। छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव के स्वामी के साथ युति होने पर ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, स्थिर नहीं होगा। फिर मैंने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की कि धनेश अगर नीच के लग्न में बैठा हुआ होगा तो व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बाधा तथा विचार क्रांति नहीं होगी। वह व्यक्ति केवल बोलने वाला होगा, प्रैक्टिकल करने वाला नहीं होगा। अब ये कुंडली के अन्य अवस्थाओं पर निर्भर करता है, इस पर हम आगे वीडियो आपको दे ही रहे हैं। चलिए, अगर आपके धन भाव का स्वामी तृतीय भाव के स्वामी के साथ, मान लो यहां का स्वामी बुध है, यहां का स्वामी शुक्र है, यदि शुक्र और बुध एक जगह बैठ जाएंगे तो आपके पास धन किस मार्गों से आएगा? यह फिल्म इंडस्ट्री भी है, नाट्य रंगमंच भी है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन आएगा फिल्म इंडस्ट्री से, नाट्य रंगमंच से। तथा तीसरा घर मित्रों का है, मित्रों के द्वारा अपने, तीसरा घर बल पराक्रम शौर्य भी है, तो अपने बल पराक्रम शौर्य के साथ मेहनत करके यह व्यक्ति अथाह धनवान बन सकता है। तृतीय भाव भाई, मित्र, संगीत, नाटक, इनके साथ परिश्रम का है। तो यदि कहीं यह शुक्र यहां बैठा हो, साथ में बुध हो जाए, या बुध शुक्र कहीं भी बैठे हो, तो उस व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री, संगीत माध्यम आदि से कोई ना कोई, चाहे लेखन, प्रकाशन इत्यादि से उसको धन प्राप्त हो सकता है। तीसरे भाव मित्र के, भाई के द्वारा भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। अब आप सोचें कि धनेश हमारा बैठा है नवम भाव में, और हम, मान लो आपका धनेश तीसरे भाव में बैठा हुआ है और हम फिर मंदिर जाकर के सोचते हैं, तो हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको अपने धनेश की अवस्था देखनी जरूरी है। आपका धन भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के साथ कहीं संयोग बना देता हो, या द्वितीयेश तथा चतुर्थेश एक साथ बैठ जाए, तो चतुर्थ भाव क्या है? भूमि है और माता है, तथा कृषि उत्पाद है, शिक्षा, बंधु बांधव का वाहन आदि का विचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को इन्हीं क्षेत्रों से धन संपदा मिलेगी, ये धनाढ्य होगा। चलिए, अगर द्वितीयेश और पंचमेश की कोई युति या योग बन जाए, जैसे युति का मतलब एक साथ बैठना, और कोई दृष्टि हो तो उसे दृष्टि योग कहते। तो यदि धनेश पंचम भाव के साथ, पंचमेश के साथ कोई युति या दृष्टि योग बनाता हो, तो कहां से धन आएगा? यह शुभ योग बन जाएगा, क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम पड़ता है, तो भाग्य का भाग्य है, पुत्र है। तो मंदिर, मठ, धनी और सम्मानी सेठ, साहूकार, प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा संतान के माध्यम से इस व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। तो आप क्या, धनेश अगर पंचम में बैठा है तो अपने पुत्र को एक्टिव करिए, अपने पुत्र में वो योग्यता दीजिए। ध्यान रहे, पंचम भाव नवम से नवम होने के कारण मठ, मंदिर, तीर्थ स्थान, धार्मिक अनुष्ठान तथा राज कृपा का द्योतक है। तो द्वितीयेश यदि अशुभ योग में हो
तो क्या होगा, मठ मंदिर प्रतिष्ठित व्यक्ति और संतान पर धन का व्यय भी होने लगता है। अगर द्वितीय यहां पर चूंकि पंचम स्थान से जहां लाभ होगा वहीं से उस व्यक्ति को हानि भी होगी। तो अगर आपका द्वितीय पंचम में शत्रु पक्ष से देखा जा रहा है, युति कर रहा है, तो आप मंदिर गुरुद्वारे से धन हासिल नहीं कर सकते और पुत्र से भी नहीं धन हासिल कर सकते। चलिए, द्वितीय से छठे भाव के स्वामी के साथ कोई युति योग बनाए तो छठे भाव को हम समझते हैं यहां पर है क्या। छठा भाव रोग ऋण शत्रु तो है ही है, लेकिन छठा भाव रोग है तो चिकित्सा भी यहां से देखा जाएगा। अगर लड़ाई है, झगड़ा है, तो लड़ाई झगड़े के को निपटाने के लिए कोर्ट कचहरी का भी भाव यहां से देखा जाता है। तो जातक चिकित्सक, वकील, खिलाड़ी, शत्रु हंता बनकर के धन की प्राप्ति करता है। कारण क्या है कि छठा भाव ऋण रोग शत्रु स्पर्धा बल यानी कंपटीशन भी तो है छठा भाव। तो कंपटीशन के द्वारा, मुकदमेबाजी आदि के द्वारा भी इस व्यक्ति को लाभ होता है। और धनेश षष्ठेश के साथ कोई अशुभ योग बना दे तो उन्हीं जगहों पर इसका व्यय होने लगता है। तो छठे भाव से संबंधित इस व्यक्ति को, अगर धनेश छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव से संबंधित कारणों से इस व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। अशुभ होने पर, द्वितीय अशुभ होने पर आपकी पत्नी बीमार, आप बीमार, रोग ऋण शत्रुओं पर बेकार में आपका पैसा खर्च होगा। हमने आपको यह कुंडली बना करके इसलिए बताया कि आप में से कई ऐसे सज्जन दर्शक हैं जो कहते हैं हमको समझने में मुश्किल आती है, तो हमने आपको इस तरह से बताना उचित समझा। तो धनेश यदि छठे भाव के साथ शुभ होगा तो जातक को स्पर्धा से लाभ होगा, वकालत से लाभ होगा, ठीक है, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि से लाभ होगा। अब द्वितीय को सप्तम के साथ कोई युति करके देखा जाए, द्वितीय और सप्तमेश चूंकि यहां पर एक ही है, किंतु अगर एक ना हो तब की अवस्था में सप्तम भाव क्या है इसे हमें समझना होगा। अब अगर धनेश सप्तम में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा और विदेश से धन लाभ होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। सप्तमेश अर्थात द्वितीय का नियंत्रक ग्रह समराशि, समनवांश व स्त्री नक्षत्र या सप्तमेश स्त्री ग्रह हो तो जातक पत्नी अथवा ससुराल से धन प्राप्त करता है। चूंकि सप्तम विषम राशि है, यहां पर सम नहीं है। सम कब होती, जैसे वृश्चिक हो जाती तो हो जाती सम राशि, कन्या हो जाती तो भी सम राशि हो जाती, इसी तरह कर्क हो जाती तो भी सम राशि हो जाती। यदि धनेश यहां सम राशि में बैठा, स्त्री राशि में बैठा हो या नवांश में स्त्री राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल के माध्यम से धन मिलता है और प्रवास में विदेश से धन मिलता है तथा किसी स्त्री पक्ष से धन प्राप्त होता है। द्वितीय यदि अशुभ बैठा हो सप्तम में तो जातक ससुराल, पत्नी आदि के माध्यम से दुख पाता है। उसकी पत्नी दुराचारणी भी हो सकती है और ऐसा व्यक्ति स्वयं जब धनेश सप्तम में बैठा होगा तो व्यभिचार आदि दुराचारणी स्त्रियों पर धन का व्यय भी कर देता है। ठीक है, इसे समझना होगा भाई कि अगर धनेश सप्तम में बैठा है तो किस स्थिति में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका धनेश चंद्रमा है, ठीक, चंद्रमा है और सप्तम भाव में धनु राशि है, क्योंकि यहां 3 लग्न आएगा तभी यहां चंद्रमा द्वितीय होगा। अब धनु राशि में बैठा है तो धनु विषम राशि है, पुरुष राशि है, तो इस व्यक्ति को ससुराल से नहीं अपने पौरुषत्व से, अपने माध्यम से व्यवसाय आदि करके धन का लाभ होगा, लेकिन पत्नी के द्वारा इसको जीवन साथी के द्वारा धन लाभ होगा।
अब देखो, यदि यहां विचार करें कि आपका धनेश नीच राशि में सप्तम में आ जाए, चूंकि यहां पर धनेश आपका शुक्र है, यदि यहां कन्या लग्न हो जाए और कन्या लग्न में शुक्र नीच का हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दुराचारणी व्यभिचारिणी स्त्रियों पर अपने धन का विनाश करता है। अब आपका धनेश सप्तम में बैठा है तो आपको विचार करना है। अब इसको और हम समझें गहराई से। द्वितीयेश अशुभ होने पर जो जातक पत्नी ससुराल आदि पर धन का व्यय कर देता है, द्वितीयेश अशुभ होने पर, यदि शुभ योग वाला धनेश, यदि शुभ योग वाला धनेश सप्तम भाव में शनि और मंगल के पाप मध्यत्व में हो जाए, सप्तम भाव में शनि और मंगल के पाप मध्यत्व में हो जाए, तो शनि और मंगल शुभ भावों के स्वामी हो तो शुक्र स्वक्षेत्री ना हो करके अन्यत्र हो जाए, क्योंकि सप्तम का कारक शुक्र है। तो कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह अवसर भी आता है कि वो पत्नी के देह से व्यापार करवाता है और धन कमाता है। बहुत ध्यान से इसे समझें, इस विषय में हम आगे पीछे आपको बातें बता चुके हैं। शनि मंगल यहां बैठे हों और पाप मध्य में बैठे हों, यहां चूंकि शनि तो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन शनि मंगल दोनों इकट्ठे होंगे तब पाप मध्य में हो जाएंगे। मान लीजिए यहां कर्क मकर लग्न है, मकर लग्न है तो आपके नीचे कर्क हो जाएगा, यहां मंगल बैठ जाए और शनि बैठ जाए तो व्यक्ति का पाप मध्यत्व हो गया, और धनेश वहीं बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी के माध्यम से, अपने स्त्री के माध्यम से देह व्यापार करवा करके धन कमाता देखा गया है। हम कई ऐसी कुंडलियां प्रस्तुत करेंगे। यदि नैसर्गिक क्रूर और अशुभ ग्रह शुभ भावाधिपति होकर भी बैठा तो अनैतिक आचरण से धन प्राप्त करवाता है। नैसर्गिक क्रूर, जैसे सूर्य नैसर्गिक क्रूर है, मंगल नैसर्गिक क्रूर है, और अशुभ भावाधिपति यहां का हो तब भी ऐसे व्यक्ति को इन्हीं आचरणों से धन प्राप्त होता है। मात्र इतनी सी स्पष्ट बात कहने के लिए इस योग का मैं आपके साथ जो इतना बड़ा व्याख्यान दे रहा हूं उसे समझना होगा। तो द्वितीयेश यदि सप्तम में नीच मध्य में होगा तो सप्तम स्थान स्त्री है, तो वह अपने स्त्री के माध्यम से शारीरिक व्यापार द्वारा धन कमाता है। अब देखिए, विचार करना बड़ा जरूरी है। यहां आपको निर्णय लेना है कि सप्तम में बैठा हुआ धनेश किस अवस्था में है। कई सिद्धांत हैं, बिना विचार के हम यहां कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, द्वितीयेश अगर अष्टम में बैठ जाए, अष्टम भाव चूंकि मृत्यु शमशान का भाव है, यदि यहां आ जाए तो जातक को प्राप्त धन भी अति शीघ्र नष्ट समझना चाहिए, व्यय हो जाता है। वो अपने पैसे को, अपने परिवार के पैसे को भी नष्ट कर देता है। धन संचय में उसको, यानी धन कमाने में उसे कठिनाई होती है। दूसरा भाव अष्टम भाव, अष्टम भाव शमशान भाव है। अष्टमस्थ द्वितीयेश, यहां का स्वामी अष्टम में बैठा हो, अष्टमस्थ द्वितीयेश पर योग कारक ग्रह की दृष्टि युति होने पर जातक योग कारक ग्रह के गुण और धर्म के अनुसार धन प्राप्त करता है। मान लो यहां का स्वामी शुक्र है, ठीक है, और यहां का स्वामी बुध है। यह शुक्र और बुध यहां अष्टम में बैठे हों तो उस व्यक्ति को अपने बौद्धिक स्तर से, उदाहरण के लिए समझना होगा कि वह बुध क्या है, व्यवसाय है,
मेडिकल लाइन में भी देखा जाए, और बुध क्या है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, तो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, तथा शुक्र क्या है, नैसर्गिक रूप से देखें, शुक्र को अगर हम समझें तो शुक्र लग्जरियस, सुगंधी द्रव्य, रत्न, आभूषण आदि के द्वारा व्यवसाय से धन कमवाता है, लेकिन बड़ा सहखर्च व्यक्ति होता है। ठीक है। द्वितीयेश का अशुभ योग में होना यहां धन की हानि अवश्य करवाता है। अष्टमस्थ द्वितीयेश शुभ योग होने पर जातक को मिले जुले परिणाम देता है। संपूर्ण एकाग्रता के साथ आप इसे समझें। अष्टम भाव में धनेश कभी यदि देखा जाए तो मृतक का धन, जैसे बीमा आदि, कंपनी या वसीयत के द्वारा धन दिलवा देता है, यह भी है अष्टम स्थान। अब द्वितीयेश को नवम भाव में देख ले। नवम भाव क्या है, भाग्य है। यदि द्वितीयेश नवम भाव में बैठे हो तो नवम भाव पिता है, गुरु है, गुरु का मूल स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता और गुरुजन के सदृश लोगों से अर्थ लाभ यानी धन लाभ खूब प्राप्त करता है। द्वितीय से संबंध अगर है नवमेश का, तो जातक कारकत्व के अनुसार विचार करे कि हम किस तरह से धन प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय भाव और एकादश भाव, एग्जाम्पल के लिए 11वां भाव शनि, द्वितीय भाव धन, द्वितीय भावेश लग्जरीज, सुगंधी द्रव्य आदि। तो ऐसे व्यक्ति को तरल पदार्थ, शराब, मदिरा, दूसरे अन्य कार्यों से अगर अष्टम बैठा है तो नौ में बैठा है तो उसको लाभ उन्हीं कार्यों से होगा, लेकिन अधर्म नहीं करेगा। द्वितीयेश दशम भाव में शुभ योग होने पर जातक को अत्यधिक लाभ दिलाता है, व्यापार के माध्यम से अथवा उच्च स्तर की नौकरी के माध्यम से। द्वितीयेश दशम भाव में हो तो, और द्वितीयेश 11वें भाव में हो जाए तो जातक को लाभ किन रास्तों से होगा, हम आपको कई बार वीडियो बना चुके। बड़े भाई और बड़े ऑफिसर्स 11वां भाव से देखे जाते हैं। फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सर्विस, धन के लेन देन, बैंकिंग के लेन देन, बड़े भाई आदि के माध्यम से भी धन इसको प्राप्त होता है। बड़े भाई के द्वारा इसको काफी लाभ होता है। तो अभिप्राय हम 12वें घर में चलते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि धनेश यदि 11वें भाव में शुभ है तो लाभ इन्हीं मार्गों से होगा, लेकिन अगर अशुभ है तो इन्हीं मार्गों में उसका धन व्यय भी हो जाएगा। बड़े भाई से हानि, ऑफिसर्स के द्वारा हानि, बैंकिंग सेक्टर से हानि, कर्ज से भी हानि इस व्यक्ति को होगी। द्वितीय 12वें भाव में चला जाए। अभी हम 12वें भाव की पहले चर्चा कर चुके हैं। शुभ योग में होने पर जातक को दान पुण्य यात्राओं के माध्यम से, तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन, धार्मिक यात्राओं के माध्यम से धन की कमाई करवाता है। अगर इसके विपरीत है द्वितीय, तो बड़े भाई या देखा जाए उनके बड़े भाई आदि के द्वारा, जो पिता के भाई हैं उनके द्वारा इस व्यक्ति को धन का नुकसान होता है अशुभ होने पर। और द्वितीय 12वें घर में होकर जातक धार्मिक कार्यों पे विशेष खर्च करता है। तो यदि आपका द्वितीय 12वें घर में है तो हमेशा याद रखिए, आपको कभी भी अपना पूरा पैसा बचा के नहीं रखना। उसमें से यदि आप 10% निकाल करके धर्म कार्य में खर्चा करते हो तो आपके पास पैसा बढ़ेगा, अन्यथा आपके पास पैसा नहीं बढ़ेगा। तो द्वितीय 12वें घर में होने से यह विशेष सूत्रात्मक आपको
मूल रूपेण ये बात को पकड़ लेना है। यहां पर वीडियो को हम विराम देंगे क्योंकि लंबा वीडियो बन गया और हमारे 12 घर यहां संपन्न हो जाते हैं। द्वितीय इसकी चर्चा मैंने की। अभी धन के ऊपर चर्चा की, द्वितीय भाव कुटुंब के भाव में विचार में चर्चा की। द्वितीय भाव आपके जीवन साथी के आयु भाव है, उस पर मैंने चर्चा नहीं की, तो हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आप वीडियो में से बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि आपके अंदर सीखने की योग्यता है, श्रद्धा है। और हम कुछ अन्य वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। विराम लेते हैं यहां पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।